अब तक आपने सुना कि सुधा की शादी और विदाई के बाद से चंदर बहुत दुखी रहने लगता है। यहाँ तक कि वो हंसना और मुस्कुराना भी भूल सा जाता है। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा होता है कि चंदर का मन होता है कि आज वो खिलकर खूब हंसे। अब आगे की कहानी सुनिए। ऐसी ही एक सुबह थी जबकि चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वो थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूं हुई थी कि उसे शेली की एक कविता बहुत पसंद आई थी, जिसमें शेली ने भारतीय मलयज को संबोधित किया है। उसने अपना शेली कीट्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वो शेली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गई आम की फांक और सुधा की शरारत से भरी शोख आंखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसों को गुदगुदाने लगी और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की ये दूरी, ये अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे। और कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है, तो वो गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया था, जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वो चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने वाली बातें थी जो वो हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वो पिछले 3 महीने में भूल सा गया था। उसके बाद वो बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टाक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत है, लाओ मिठाई खिलाओ। हम क्या खिलाए मिठाई? आप खिलाइए जो खिले पड़े हैं आज, बिनती बोली। हम क्यों खिलाएंगे? यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत कुढ़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप? बिनती ने मुंह चिढ़ाकर कहा। आज बड़े खुश हैं? हाँ बिनती। एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिनती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिनती विदुषी। चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिनती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसने चंदर के कंधे से फिर सुई चुभाकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी? चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिनती ने हंसकर कहा और झेप गई। अच्छा, गिलहरी को ये रोग कब से? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी माजी की शक्ल देखी है? काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मढ़ी दे तो, बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की। आखिर कौन है वो अभागा, जरा नाम तो सुने। चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिनती ने हंसकर कहा। अच्छा, ये कब से? तूने पहले तो कभी नहीं बताया। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दे, फिर कहा वहां जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुम्हें बता दे। हुआ क्या आखिर? चंदर ने पूछा। बात यूं हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे, मन में आया कह दूं मैं तो देवसेना बन जाती हूँ, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं, दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो है ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे हैं तो अच्छे, पढ़ाते भी अच्छा है, लेकिन ये फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिनती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदर ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनकी एक मोटी सी कॉपी थी, दे गए तो देखा वो उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है बिनती। अभी आते होंगे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वो पता नहीं कब आएंगी। अच्छा, लाओ संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा, और बिस्या से कह देना वो चंदर के हाथ पड़ गया, फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखाएंगे।
लेकिन हाँ, ये पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो। चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बहना के संग, कवियों के साथ प्यार लगाकर कौन बवाल पाले, बिनती ने छेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिनती ने बता दिया था कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वो बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्देश बताने के लिए फौरन बोला, कहो, हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने लगी। वो कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रही। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वो आ जाएं तो अच्छा होगा, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वो फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। ये निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी, वो भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिनती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वे निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर रहे थे। बिनती ने आकर कहा, चलिए, मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वर में, बिसरिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, ये बिनती नाम से क्या माने हैं? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वो गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खास कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको ये गलत फहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है। खास तौर में उसमें बिनती, प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैंने ये संग्रह बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि ये संग्रह भी बिनती नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन का, है बिसरिया बहुत चालाक, लेकिन खैर मैं भी हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो ये संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया। बिसरिया ये नहीं जानता था कि ये दांव इतना सफल होगा। वो खुशी से फूल उठा। सहसा चंदर ने गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों? क्यों क्या? अगर बिनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसंचित ना कर सके, तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, ये मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हो नहीं, मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता, और मुझे तो बहुत खुशी होती ये जानकर कि तुमने ये कविता बिनती पर लिखी है, उसकी प्रेरणा से लिखी है। ये मत समझना कि मुझे इससे ज़रा भी बुरा लगता, ये तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज़्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं, या डरते हैं, या हम में इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती।
मैंने तो सोचा था तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिनती को, हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि बिनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंदर चुपचाप गंभीरता से बिस्रिया के संग्रह के पृष्ठ उलटने लगा। बिस्रिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है, ये उसे कभी मालूम ही ना था। यहाँ तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं। और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा तो बिस्रिया क्यों छिपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दांते की बियत्रिस, कीट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो बिनती में। इतना डूब गया मैं बिनती में कि एक कविता तक नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही क्यों ना बिनती रख दूं। चंदर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी हुई बिनती खिलखिला कर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो बिनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को ये मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वो न जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। उस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो ना हम कुछ कर पाएंगे ना बिनती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दे, ये अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती ही नाम रखो, बड़ा नया नाम है। लेकिन ये समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। बिस्रिया की समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच कर। मैं तो इस पक्ष में हूँ। भावना को कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर बिस्रिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो? क्या? बिस्रिया ताज्जुब से बोला, हाँ हाँ, गडेरिया, मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया। दरवाजे के पीछे बिनती से रहा ना गया और खिलखिला कर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्ठास कर पड़ा। बिस्रिया क्षण भर आंखें फाड़े दोनों की ओर देखता रहा। उसके बाद ज्यों ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उठाकर बोला, अच्छा आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं? वो चल दिया। अरे सुनो बिस्रिया, चंदर ने पुकारा। वो हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिस्रिया मुड़ कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। उसने बिनती से कहा, तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा। चंदर ने बोला। बिनती फिर हंस पड़ी। बिस्रिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि, कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदर ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही।